बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। आज बच्चों हम अपने लास्ट चैप्टर का लास्ट एसएलओ स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज डिस्क्राइब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन विद रिगार्ड द फॉलोइंग: पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल रिकॉर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स का जिक्र करेंगे, और साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग है। अब मैं आपको एसएलओ समझाता चलूं। एसएलओ का एक्शन वर्ब है डिस्क्राइब, यानी हम डिटेल डिस्कस करेंगे किस चीज को? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अगर डार्विन ने एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया तो डेफिनेटली उसने कोई प्रूफ भी दिया। और क्या डार्विन के जमाने के बाद हमने कुछ ऐसे प्रूफ खुद भी देखे? सिर्फ डार्विन तक तो महदूद नहीं हम, लेकिन जो हमने एविडेंस लेने हैं ये वो लिमिटेड कर रहे हैं कि आप सिर्फ इन्हीं फील्ड में से एविडेंस लो। कौन सी फील्ड में से एविडेंस लो? पैलियोंटोलॉजी से, यानी फॉसिल्स की स्टडी से पता करें और बताएं कि क्या एवोल्यूशन हुई है। दूसरा एविडेंस हमने लेना है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आप डिफरेंट स्पीशीज के कुछ स्ट्रक्चर्स लेंगे और उनमें रिजेंबलेंस शो करवाएंगे, और रिजेंबलेंस होती है तभी आप शो करवाएंगे, जो कि अगेन एवोल्यूशन के लिए एक प्रूफ है, जिसमें वो खुद हमें बता रहा है कि आपने होमोलोगस ऑर्गन और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। और थर्ड पे हमें कह रहा है कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है इसे भी एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में आपने एज ए प्रूफ बताना है। हमने अपने एसएलओ के लिए जो नॉलेज बनाया है ये है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमारे पास चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको प्रूफ करने के लिए मल्टीपल एविडेंस है, जो कि हम डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस से लेते हैं, यानी कि किसी एक फील्ड से नहीं, मल्टीपल फील्ड से हम एविडेंस लेके चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूफ करते हैं। डार्विन ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे दी थी, और इसने ऑब्जर्व किया था दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो स्पीशीज हैं ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, और साथ ही साथ उन एरियाज में इसने जो फॉसिल्स फाउंड किए थे। ठीक है कि डार्विन ने एक लॉन्ग जर्नी की थी, हमने पीछे एसएलओ में भी पढ़ा, डार्विन्स वॉयेज टू गैलापेगस आइलैंड वाले नॉलेज के अंदर। अब जब ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहा था तो ये वहां पे मौजूद डिफरेंट स्पीशीज को ऑब्जर्व करता था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो स्पीशीज हैं इनमें कहां सिमिलैरिटीज हैं, कहां इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ ये वहां पे जो डेड फॉसिल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म अब मौजूद नहीं है, इनके फॉसिल्स को ये ऑब्जर्व करता था, स्टडी करता था। इस बेस पे इसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं। सिमुलेशन में हम एक दफा फिर गो थ्रू करते हैं कि चार्ल्स डार्विन किस तरह जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उसने सफर किया। ये इसकी शिप में इसका चैम्बर था जहां ये अपनी स्टडी किया करता था। और आप इसकी कश्ती का रूट देखो, कैसे आप देखोगे कि ये आपके पास पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएगा, और कई सालों पे मुहित था ये सफर, हम पढ़ के आए हैं। अब देखो ये यूरोप से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, यहां से इसने गैलापेगस आइलैंड, जहां पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वहां से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और यहां से आप देखना आएगा साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और वहां से दोबारा जाएगा कोको आइलैंड्स, एशिया में आ जाते हैं। यह आपके पास अफ्रीका है, अफ्रीका की कंट्री साउथ अफ्रीका, यहां से दोबारा साउथ अमेरिका आया है, और साउथ अमेरिका से आप देखोगे अब ये वापस गया कई सालों के सफर के बाद दोबारा इंग्लैंड। अब इतने अरसे में जो इसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से ऑब्जर्व किए, तो इसके बाद बहुत ज्यादा कलेक्शन थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यहां इस सेंटेंस में मैं जो आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं ना एसएलओ के साथ, वो ये है कि डार्विन के जमाने में अभी साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी,
तो उसने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी तो उसने क्या एविडेंस दिए? तो उसने दो एविडेंस दिए थे। ये चीज मैं यहां हाईलाइट करना चाह रहा हूं। एक, उसने जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एज ए एविडेंस लिया था, और दूसरा इसने वहां पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं इसको यूज किया था एज ए एविडेंस। मैंने आपको बताया था कि डार्विन फॉसिल्स के साथ भी उस वक्त के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया करता था। अब ये देखता था फॉसिल्स मुख्तलिफ है, मौजूदा ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ रिजेम्बलेंस भी है, जिससे ये कहता था कि असल में जो फॉसिल है ये इसके एंसेस्टर का है। एंसेस्टर जो था उसमें कई जनरेशन के बाद जब नई जनरेशन आ रही थी तो वो अपने एंसेस्टर से मुख्तलिफ होती जा रही थी, जिस वजह से आफ्टर जनरेशन जो एक नई जनरेशन आई वो अपने एंसेस्टर से इतना बदल चुकी कि हमने कहा ये एक नई स्पीशीज बन गई है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी रह गई थी। तो इसलिए इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज और फॉसिल्स इन दोनों से एविडेंस दिया अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। इसलिए अगर आप देखो हमारे एसएलओ में वो डार्विन वाला पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि आपने पेलियोंटोलॉजी फॉसिल रिकॉर्ड से भी बताना है कि कैसे एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे बायोलॉजी जो है ये ग्रो करती गई हमारे पास कुछ नई फाइंडिंग्स आती गई जिसने आइडिया ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट किया। कहता है कि जो एवोल्यूशन का प्रूफ है ये हमारे पास कई सोर्सेस से आता है, जैसे फॉसिल से, एम्ब्रियोलॉजी। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपके ग्रेड 9 में ये इंक्लूडेड नहीं है। आप एम्ब्रियोलॉजी से करते हो जब आप मल्टीपल स्पीशीज के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को एट अ टाइम स्टडी करते हो ना, आपको वहां भी कुछ ना कुछ अर्ली सिमिलैरिटीज मिलती हैं जो बताता है कि इनके एंसेस्टर सेम है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ये इंक्लूड है हमारे एसएलओ में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी नहीं है, ग्रेड 11 में होगा। तो हम महदूद रहेंगे अपने एसएलओ तक। हमारे एसएलओ में सबसे पहले पेलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल रिकॉर्ड की बात की जाती है। फॉसिल्स क्या है ये हमने बिल्कुल इस किताब के स्टार्ट में चैप्टर 1 के अंदर जहां बायोलॉजी की सब ब्रांचेस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, सब फील्ड्स, हमने वहां पेलियोंटोलॉजी भी पढ़ा था और मैंने आपको बड़े अच्छे से वहां फॉसिल के बारे में बताया था कि फॉसिल किसी भी ऐसे जानदार जो अब जिंदा नहीं है उसका कोई बॉडी पार्ट भी हो सकता है, या उसकी बॉडी अगर किसी जगह गिरी या पड़ी रही तो उसका वो एक नक्श बन गया, इम्प्रिंट बन गया, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं फॉसिल्स क्या है। दे आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स। रिमेन्स कहते हैं बकायात को। ठीक है, ये माजी के जो जानदार हैं उनकी प्रिजर्व्ड महफूज बकायात हैं, या अच्छा बकायात के लिए जरूरी है कि उनके जिस्म का हिस्सा हो, कोई मसल मिले, कोई स्केलेटन मिले, कोई हेयर पार्टिकल मिले, लेकिन शर्त नहीं है कि कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ही मिले। कहता है ये उनके इंप्रेशंस भी हो सकते हैं, उनके नकूश भी हो सकते हैं ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, मासी के ऑर्गेनिज्म जिन्हें आज आप देखते हो वो नापैद हो चुके हैं। तो उनका स्केलेटन मिल गया, मसल, हेयर, कोई भी बॉडी पार्ट मिल जाए, प्रिजर्व रिमेन मिल जाए, या फिर उनकी बॉडी का कोई इंप्रेशन ही मिल जाए जिसे देख के आप अंदाजा लगा सको इनकी बॉडी कैसी थी, ये आपके पास फॉसिल्स हैं। कहते हैं कहां पाए जाते हैं? जनरली आप देखते हो दे आर एम्बेडेड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, आइस और अदर मटेरियल। ठीक है, रॉक्स में भी हमें मिलते हैं, आइस में भी मिलते हैं हमें। तो ये आपके पास है फॉसिल्स। कहते हैं फॉसिल्स जो है ना ये हमारे पास एवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो कि आपके पास फॉसिल एक डायरेक्ट एविडेंस है। आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि हाँ माजी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स में हमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं। हर आने वाला जो ऑर्गेनिज्म था उसका फॉसिल अपने एंसेस्टर से थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन सिमिलैरिटीज भी थी। ये चीज बताती है कि इनमें एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, कि सिमिलैरिटीज भी रही एंसेस्टर वाली, लेकिन अपने अपने माहौल के मुताबिक कुछ नई अडॉप्टेशंस भी आई जिसने एवोल्यूशन को कैरी ऑन किया। ठीक है, कहता है ऑल दो बेशक हमारे पास जो फॉसिल्स का रिकॉर्ड है ना ये कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हम पैलियोंटोलॉजी से ना मदद लेते हुए डिफरेंट स्पीशीज की एवोल्यूशनरी लाइंस का पता करते हैं। एवोल्यूशनरी लाइन से मतलब है लीनेज, शजरा नसब जिसे आप कहते हो, कि आप एक लिंकेज बनाने की कोशिश करते हो कि अच्छा इस फॉसिल के बाद ये वाला आया होगा, उसके बाद ये आया होगा, या आप रिवर्स में चले जाओ कि इस फॉसिल से पहले
ये फॉसिल होगा क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस भी हैं लेकिन सिमिलैरिटीज ज्यादा है, और इससे पहले ये वाला फॉसिल आया होगा। तो हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड हो यह जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं फॉसिल्स की शक्ल में, कुछ नहीं मिलते। ठीक है, एक जगह आपको एक पार्ट मिलता है, दूसरी जगह दूसरा पार्ट मिलता है। आप इससे क्या करते हो, उसको कंप्लीट करते हो अपनी सेंस अप्लाई करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केस है आर्कियोटेरिक्स का। आर्कियोटेरिक्स के फॉसिल हमें मिलते हैं, ये आज खुद नहीं मिलता, ये नापैद हो चुके हैं। आर्कियोटेरिक्स के जो फॉसिल है ना, ये लिंक का काम करते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। ठीक है, इनमें आप देखते हो रेप्टाइल्स की भी फीचर्स मिलती हैं और हमें बर्ड्स की भी मिलती हैं। जैसे क्लॉड डिजिट्स, इनकी उंगलियों पे नाखून है, बड़े बड़े क्लॉज हैं, ये आप देखते हो आपके पास जनरली रेप्टाइल का फीचर होता है, बर्ड्स के बहुत छोटे होते हैं। इसी तरह फेदर्स देखो, विंग्स देखो, ये बर्ड्स के फीचर हैं। तो पहले हम आर्कियोटेरिक्स पे जाएं, क्यों ना इससे पहले हम एक रेप्टाइल और एक बर्ड को जरा एग्जामिन करें, फिर हम आएंगे और आर्कियोटेरिक्स के फॉसिल को एग्जामिन करेंगे। सिमुलेशन पे आते हैं, पहले हम बर्ड और रेप्टाइल इनकी सिमुलेशंस को वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं जनरली रेप्टाइल्स में क्या जनरल फीचर्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और बर्ड्स के अंदर क्या जनरल फीचर्स हैं। फिर उसी लिहाज से हम कंपैरिजन करेंगे आर्कियोटेरिक्स का कि आर्कियोटेरिक्स में दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है, किस तरह ये लिंकेज का काम करता है। अब देखो एवोल्यूशन कह रही है एम्फिबियंस, बल्कि और पीछे चले जाओ, फिश इवॉल्व हुई एम्फिबियंस में, एम्फिबियन इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल से फिर जो है दो लाइंस निकली, एक बर्ड्स की तरफ जाती है कि रेप्टाइल्स बर्ड में कन्वर्ट हुए या इवॉल्व हुए, और दूसरी मैमल्स की तरफ आती है। अब हमारे पास कोई डायरेक्ट बीच में इस तरह ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसे हम कह देखो ये रेप्टाइल से और बर्ड से मिलता जुलता है, लेकिन आप माजी में जाओ तो आपको यहां लिंकेज मिलता है। आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलते हैं जो आपको शो करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये रेप्टाइल और बर्ड के इन बिटवीन कहीं आया है एवोल्यूशन में। इसमें रेप्टाइल्स के भी फीचर मौजूद है, इसमें बर्ड्स वाले भी फीचर मौजूद है। ऐसे ही आपके पास आर्कियोटेरिक्स है। अब ये देखो, इसको अगर हम जूम करके ऑब्जर्व करें, बस आप अपने विजुअल लर्निंग बढ़ाने के लिए इसको देखो। ये आपके पास एक रेप्टाइल है, आल्दो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मैंने जान के इसको लिया है। हमारे पास मौजूदा लिविंग रेप्टाइल्स भी हैं, लेकिन ये एक एक्सटिंक्ट हमने लिया है। इसको अब आपने ऑब्जर्व करना है, इसका स्ट्रक्चर, इसके क्लॉज देख रहे हो, ये इसके पंजे देखो कितने बड़े हैं, ये इसके क्लॉज हैं। ठीक है, और जनरली आप क्या देखते हो इसमें, अब एक दो चीजें मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूं। आप इनके क्लॉज देखो जिन्हें ये यूज करते थे अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, रप्चर करने के लिए, चीर फाड़ के लिए, और जरा इनके जॉज देखो, इनके जॉज में आपको टीथ मिल रहे हैं ताकि ये मीट जो है उसको रप्चर कर सकें अपने प्रे का। और स्किन देखो, स्किन के ऊपर अब आप नोटिस करो, एक तो आपको ऑब्वियस सी बात है फेदर नहीं मिल रहे, इनमें पर नहीं है, इनके फोर लिम्स है। लेकिन दूसरी चीज चेक करो, आपको इनकी स्किन के ऊपर उस तरह फेदर नहीं मिल रहे, ठीक है, पर नहीं है। ये जो चीज है इसे बच्चों हम कह रहे हैं कि ये रेप्टाइल है। क्लॉज है, जॉ में टीथ है, फेदर है, फेदर नहीं है, और विंग्स भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो इनका स्केलेटन कुछ इस तरह का है, हमें इनका फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है। फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि आपके पास ये चीज मौजूद थी। फॉसिल रिकॉर्ड आप देखो इस तरह से है, कुछ पार्ट्स हैं कुछ नहीं है, बाकी हम खुद उसको आगे अपनी स्टडी से कंटिन्यू करते हुए उनका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह का था। अब ये आपने एक रेप्टाइल देखा, क्योंकि हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने माजी से लिया है, करंट नहीं लिया, कि माजी में जाके देखते हैं ना कि एक रेप्टाइल भी ऐसा लेते हैं जो आज नहीं है लेकिन माजी में था, हमें उसके फॉसिल रिकॉर्ड से मिलता है, और एक मौजूदा बर्ड लेते हैं, फिर इन दोनों के दरमियान आर्कियोटेरिक्स को लेकर आएंगे। अब बर्ड आपके पास बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग सा लिया है, फैल्कन। ठीक है, अब फैल्कन जो है ये एक आपके पास प्रेइंग बर्ड है,
प्रे करता है दूसरों पे, दूसरे बर्ड्स पे। अब आप खुद देखो, दो चीजें तो आप बड़ा ऑब्वियसली इसमें देख सकते हो, बल्कि अगर मैं कहूं तो आप सारी भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको इस तरह से इनके फीट पे क्लॉ नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे क्लॉज हैं, वो रेप्टाइल की तरह बड़े नहीं है। फिर आप देखो, आपको इनकी पूरी स्किन पे, बॉडी पे फेदर नजर आ रहे हैं, पर हैं छोटे छोटे। और साथ ही आप देख रहे हो इनके फोरलिम्ब विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और विंग्स जो है वो भी फेदर से कवर्ड है। और इनकी अगर आप बीक देखो, जो कि इनके जॉज हैं, आपको यहां टीथ नजर नहीं आएंगे जैसा आपको रेप्टाइल में नजर आ रहे थे। ठीक है, ये देखो एनाटॉमी को जरा गौर से देखो। फीट जो है उनके क्लॉज बहुत छोटे हो चुके हैं जरूर रप्चर करने के लिए। फेदर हैं पूरी बॉडी के ऊपर, जो कि रेप्टाइल की फीचर नहीं होती। विंग्स हैं, बीक देखो टूथलेस है, बीक के अंदर टीथ नहीं है। ऐसे ही है। अब हम आते हैं आर्कियोटेरिक्स के ऊपर। अब आपने बच्चों जब एक रेप्टाइल और बर्ड देख लिया, अब आप ऑब्जर्व करो आर्कियोटेरिक्स को, और आपने खुद मुझे यह बताना है कि इसमें क्या चीज रेप्टाइल जैसी है और क्या चीज इसके अंदर एक बर्ड जैसी है। ठीक है, दो चीजें आपको नुमाया होंगी जो इसके अंदर रेप्टाइल वाली होंगी। अभी हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसी तरह एक दो पॉइंट आपको क्लियर नजर आएंगे कि इसमें वो बर्ड वाले होंगे। अब ये जानदार हमारे पास आज मौजूद नहीं है, ये भी नापैद हो चुका है, लेकिन इसका फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हम पैलियोंटोलॉजी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी बात करते हैं, और हम कहते हैं ये एक लिंक है। रेप्टाइल्स जब बर्ड्स में इवॉल्व हो रहे थे तो इन बिटवीन कहीं ये चीज आई। अब सर आप देखो, सिंपल करते हैं। सबसे पहले तो देखो ना, आपको इसमें फेदर नजर आ रहे हैं, स्पेशली अपर बॉडी पार्ट में। देखो लोअर बॉडी पार्ट में उस तरह नहीं है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट में हमें इसमें फेदर नजर आ रहे हैं, पर है। और दूसरा आप देखो विंग्स है, लेकिन विंग्स देखो कितने इंटरेस्टिंग है। इनका फोर लिम्ब जो है वो पूरी तरह विंग में इवॉल्व नहीं हुआ। देख रहे हो, आपको 3 डिजिट्स भी नजर आ रहे हैं, विंग के साथ 3 डिजिट्स भी हैं, जबकि आपको बर्ड्स में ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन चूंकि एवोल्यूशन हो रही है तो आपको ये चीज यहां नजर आ रही है। और देखो विंग्स के साथ जो 3 डिजिट्स हैं, इनमें आप क्लियरली इनके क्लॉ देख सकते हो, जो कि रेप्टाइल का फीचर होता है, और क्लॉ भी बड़े हैं, मौजूदा बर्ड्स के इस तरह नहीं होते। अब ये क्लॉ का होना फोर लिम्ब में भी, ठीक है, परों के साथ जो डिजिट्स है इसमें भी, ये रेप्टाइल का फीचर है। और जरा मैं आपको इनका माउथ दिखाऊं जूम करके, ये देखो नजर आ रहे हैं, इनके माउथ के अंदर आपको मल्टीपल टीथ नजर आ रहे हैं, जो कि बर्ड की फीचर नहीं होती। अभी आपने बर्ड को देखा है, उसके बीक में आपको टीथ नजर नहीं आए थे इस तरह के। ये जो माउथ में टीथ नजर आ रहे हैं, ये असल में रेप्टाइल की फीचर है। लेकिन विंग्स को देखो, आप इसके फेदर्स को देखो, तो ये आपके पास बर्ड्स के फीचर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आर्कियोटेरिक्स जो है ये एक लिंक का काम करते हैं, ये इन बिटवीन आते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स के, जिनमें आप देखते हो क्लॉड डिजिट्स भी हैं, जो कि रेप्टाइल की फीचर है कि डिजिट्स हैं, उंगलियां हैं, और उसमें क्लॉज है बड़े बड़े, जबकि फेदर और विंग्स हैं जो कि बर्ड्स का फीचर। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक और फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिलता है, विच इज सिमोरिया। ये भी एक लिंक है। ऐसे लिंक को हम कहते हैं ट्रांजिशनल फॉसिल। ट्रांजिशनल फॉसिल यानी कि ये किसी दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान थे। जैसे अभी हमने देखा आर्कियोटेरिक्स जो है ये रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान है। रेप्टाइल जब बर्ड्स में इवॉल्व हो रहे थे तो बीच में ये स्टेज आई थी, तो ये ट्रांजिशनल है। ठीक है, और इनके फॉसिल क्या होंगे? ट्रांजिशनल फॉसिल। इस तरह जो आपके पास सैमुरिया है, ये भी एक लिंक है, ट्रांजिशनल फॉसिल है, लेकिन किसके दरमियान? एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के दरमियान। ठीक है, एम्फिबियंस वो हैं जो पानी से अभी खुश्की की तरफ आना शुरू हुए हैं, पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं, ज्यादातर नमी वाली गीली जगह पे रहते हैं। रेप्टाइल्स वो हैं
जो आप देखते हो आल्दो के दोनों जगह पे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो हैं जो खुश्की पे रहते हैं। इनमें 4 लिम्स आ गई हैं सब में, ठीक। इनका स्केलेटन मॉडिफाई हो गया हुआ है। एम्फिबियंस का और तरह का है, इनका और तरह का है। एम्फिबियंस की स्किन बड़ी थिन है, मॉइस्ट है, उससे रेस्पिरेशन करवाते हैं। जो रेप्टाइल्स हैं इनकी स्किन जरा थिक है, स्केली है, ड्राई है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। तो इन दो डिफरेंट स्पीशीज और ग्रुप्स के दरमियान एक ट्रांजिशनल लिंक है विच इज सेमोरिया। ये देखो, इसको अगर आप जूम करके देखें, ये आपके पास सेमोरिया का फॉसिल है जिसके अंदर एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स दोनों वाली खसूसियात हमें मिलती हैं, ठीक है। अगर हम इसके लिम्स को देखें तो कहते हैं इसके जो लिम्स है ना, और इसका जो लाइफस्टाइल था कि किस एनवायरनमेंट को प्रेफर करता था, किस तरह रहता था, वो चीज इसे एम्फिबियंस के करीब करती है। यानी इसकी ये खसूसियात एम्फिबियंस वाली हैं, लेकिन इसमें जहां एम्फिबियंस वाली खसूसियात है वहीं रेप्टाइल से मिलती जुलती भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो स्कल इवॉल्व हुई, और भी जो स्कल से रिलेटेड अदर देन स्कल स्केलेटन ट्रेट्स और स्केलेटन पार्ट्स हैं, आसान अल्फाज में इनकी स्कल और बाकी की जो स्केलेटन है ना, जब आप उसको एग्जामिन करते हो तो ये अर्ली रेप्टाइल से ज्यादा मिलती है, ठीक है। यानी कि ये रेप्टाइल वाले कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर आप देखो एम्फिबियंस की स्किन है मॉइस्ट लेकिन थिन होती है। ये जो सेमोरिया है ना, इसकी स्किन जो है ये मॉइस्ट है एम्फिबियंस की तरह, लेकिन रेप्टाइल्स की तरह थिक है। एम्फिबियंस में क्या था, मॉइस्ट एंड थिन स्किन, यहां ड्राई एंड टफ स्केली, इसमें इन बिटवीन है। एम्फिबियंस की तरह मॉइस्ट है लेकिन रेप्टाइल्स की तरह वो एक थिक है, टफ स्किन है। तो ये आपके पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है जो दोनों की तरह मिलते हैं। कहते हैं ये जो आपके पास ट्रांजिशनल फॉसिल्स का एग्जिस्ट करना है, ये हमें शो करता है किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स में ट्रांसफर होते हैं। कि जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स वाले भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, और कुछ उनके अंदर आप देखते हो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हो रहे होते हैं, जो कि आपको उनके लिंक या ट्रांजिशनल स्टेट में बहुत अच्छी तरह नुमाया हो रहे होते हैं। जहां पे जो इन बिटवीन होता है फॉसिल, उसके अंदर पिछली जनरेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नई जनरेशन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हो चुके होते हैं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है इसे फर्दर फिर सपोर्ट किया जाता है बाय ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। स्टॉप करो, ये जो कंसेप्ट है कहते हैं इसको आप अगर आप देखो तो ये कंसेप्ट मजीद इस बात से सपोर्ट किया जा सकता है कि आपके पास मौजूदा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हॉर्स, जिराफ, एलिमेंट्स, इनमें ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं। मौजूदा हॉर्स एंसेस्ट्रल हॉर्स जैसे नहीं थे। जो अर्ली हॉर्स थे वो और तरह के थे। जनरली आप कहते हो वो साइज में छोटे थे। अगर आप इसको सिंपल चैट जीपीटी पे जाके कहोगे ना कि अर्ली हॉर्स और मौजूदा हॉर्स में, अर्ली जिराफ और मौजूदा जिराफ में, या अर्ली एलिफेंट और प्रेजेंट डे एलिफेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप देखो आपको वो चंद बेसिक डिफरेंसेस दे देगा। और एक चीज आप सभी में देखोगे, अर्ली हॉर्स हो, जिराफ हो, एलिफेंट हो, स्मॉल साइज के थे, लेकिन अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जब ये इवॉल्व हुए हैं तो इनमें ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं। इतना चेंज नहीं आया कि एक से दूसरी स्पीशीज बने, लेकिन इतना चेंज आया है कि ये अपने एंसेस्टर से काफी डिफरेंट नजर आते हैं। जिराफ है, हॉर्स है, एलिफेंट है, इनके साइज बहुत बड़े हो गए। जिराफ की नेक बहुत बड़ी हो गई है, उसमें ब्लड की सर्कुलेशन बड़ी बेहतर हुई है ताकि वो लॉन्ग नेक के ऊपर जो ब्रेन पड़ा हुआ है उस तक ब्लड सप्लाई मुसलसल पहुंचती रहे। एलिफेंट जो है उसका ट्रंक इवॉल्व किया है। अर्ली एलिफेंट्स में या ट्रंक था ही नहीं या बहुत छोटा होता था। तो ये कहता है कि आपके पास जो मौजूदा ग्रेजुअल स्मॉल चेंजेस भी जो है ना, ये भी एक बेहतरीन विजुअल प्रूफ है आपके पास कि एवोल्यूशन जो है वो हो रही है। और इस दौरान क्या हो रहा है कि आपके पास जो प्रीडिसेसर हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नई जनरेशन में मिलते हैं, और नई जनरेशन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने नए इवॉल्व कर लिए अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक। आज हमने बच्चों पहला एविडेंस
फॉसिल रिकॉर्ड पैलियोंटोलॉजी को पढ़ा, डिटेल से पढ़ा विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी से। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। लास्ट एसएलओ है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन बैंक वर्कशीट आपके पास है। अल्लाह हाफिज।